नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। जब घर वालों को पता ना हो कि उनका लाडला आतंक के रास्ते पर है, बम बना रहा है, ट्रेन में ब्लास्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा है, जब कॉलोनी वालों को पता नहीं हो कि उनकी ही बगल में किराए पर रह रहे कुछ लड़के संदिग्ध आतंकवादी हैं और उनमें से एक आतंकवादी इतना ट्रेंड है कि उसने 11 घंटे तक पूरी पुलिस फोर्स को सर के बल खड़ा कर दिया। जब पुलिस को पता न हो कि जिस घर में वो घरेलू झगड़ा सुलझाने गई, ठीक वहीं पर 5 घंटे बाद एक आतंकवादी का पता चला और 11 घंटे तक एनकाउंटर हुआ। जब एनकाउंटर के वक्त भीड़ तमाशबीन बन जाए और आतंकवादी से पहले पुलिस को भीड़ से निपटना पड़े, और जब किसी संदिग्ध को पुलिस पकड़ने जाए और वहां पर भीड़ पत्थर चलाकर संदिग्ध आतंकवादियों को भागने का मौका दे, तो सवाल पूरे समाज और पूरे सिस्टम की सोच पर उठते हैं कि क्या हम इसी ढंग से आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवादियों से लड़ेंगे। तो आज हम खबरदार में सबसे पहले आतंकवाद पर देश के समाज और सिस्टम को जगाने वाला पूरा विश्लेषण करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आतंक की ब्रिगेड में उत्तर प्रदेश के लड़के कैसे शामिल हो रहे हैं और कैसे परिवार, समाज और सिस्टम सभी किसी लंबी नींद में हमें दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से 6, इटावा से 4, हरदोई से 12, उन्नाव से 1। सैफुल्ला मारा गया, 23 पकड़े गए, 4 अब भी फरार। आतंक की बगदादी ब्रिगेड में यूपी के लड़के। आतंक पर समाज और सिस्टम की नींद उड़ा देने वाला खुलासा। यह वही सैफुल्ला है जिसे कल 11 घंटे के लंबे एनकाउंटर के बाद लखनऊ में यूपी एटीएस ने मार गिराया था। सैफुल्ला रहने वाला कानपुर का है, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से किराए पर लखनऊ में रहता था। सैफुल्ला के पिता ने बताया कि कुछ महीने पहले ही वो घर से भाग गया था। 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए तो लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। तो उसमें हम थोड़ा सा नाराज़ इनसे रहने लगे। एक दिन ये हुआ कि फिर हमने जब काम में नहीं करने जाने लगे तो हमने इनकी पिटाई कर दी और बहुत डांटा और मारा भी। जब मारा उन्हें तो फिर ये हुआ कि हम चले गए दूसरे दिन सुबह ड्यूटी, शाम के जब लौट के आए पता चला कि वो यहाँ से भाग गए। लखनऊ एनकाउंटर में मारा गया सैफुल्ला बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। हमने कानपुर में सैफुल्ला के पिता से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो देश के खिलाफ काम कर रहा था वो उसकी लाश तक देखना नहीं चाहते, ना ही वो सैफुल्ला की लाश लेंगे। वो इतना नाराज के समझिए कि फिर हम उनकी लाश तक लेना लगे। आपको अफसोस है? हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम गलत किया हमने, ये बात। और आप हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो हम उसको पसंद नहीं करते। सैफुल्ला के पिता सरताज की ये बात सलाम करने वाली है, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ सैफुल्ला का नहीं है, उस पूरे समाज और सिस्टम का है जो कट्टरपंथ के जरिए आतंक की खुराक ले रहे यूपी के लड़ाकों पर एक तरह से नींद में था। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में कल सुबह धमाका न हुआ होता और इस ब्लास्ट के केस में मध्य प्रदेश के पिपरिया से वो 3 संदिग्ध न पकड़े जाते तो शायद आतंक पर यूपी की बगदादी ब्रिगेड पकड़ में अभी ना आ पाती। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मंगलवार की सुबह 10 बजे भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। इस केस में कुछ घंटे बाद मध्य प्रदेश के पिपरिया से 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिन 3 संदिग्धों को पिपरिया में पकड़ा गया था उनमें कानपुर की केडीए कॉलोनी का दानिश अख्तर, अलीगढ़ के इंदिरा नगर का सैयद मीर हुसैन, कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला आतिश मुजफ्फर था। इन्हीं संदिग्धों से मिली सूचना और तेलंगाना से मिली जानकारी के मुताबिक सैफुल्ला का लखनऊ में पता चला। इसके अलावा कानपुर में, इटावा में, औरैया में, हरदोई में, उन्नाव में आतंक की इस ब्रिगेड के 23 संदिग्धों का पता चला। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर
उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दबिश दी गई, जैसे इटावा, औरैया, कानपुर नगर तथा लखनऊ। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई। सभी जगह जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और देश को बेचैन कर देने वाला खुलासा, क्योंकि सैफुल्लाह जैसे न जाने कितने लड़के आतंक की उस ब्रिगेड में होंगे जिनकी फंडिंग, जिनके पास आने वाले हथियारों और जिन तक कट्टरपंथ और आतंक की खुराक पहुंचाने वाले कौन हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आतंकवाद के रास्ते पर चला सैफुल्लाह अपने परिवार में सबसे छोटा था। परिवार में 2 भाई थे। बड़े भाई खालिद को भी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उनको यही काम वाम नहीं करते थे। यहाँ से क्या कहते हैं, इनको पापा ने चिल्लाया लाया कि जाओ कुछ काम वाम करो। तो अकाउंट का काम करते थे, छूट छाड़ दिए इन्होंने, पढ़ाई भी करते थे। तो आईएएस से कैसे जुड़ गया लगता है? इसके कौन कौन दोस्त हैं? किसी दोस्त को जानते हैं? हम लोग को खुद ही नहीं मालूम कि क्या कैसे क्या हो गया। सैफुल्लाह के परिवार ने ना ये जानने की कोशिश की अचानक भागकर सैफुल्लाह आखिर क्या कर रहा है। ठीक ऐसा ही कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्धों के बारे में भी सुना जा रहा है जो सगे भाई हैं। इनमें से एक मोहम्मद फैजल को कानपुर के जाजमऊ में एटीएस ने कल पकड़ा, तो दूसरे मोहम्मद इमरान को उन्नाव के पास लेदर फैक्ट्री से पकड़ा गया। इन सगे भाइयों के पिता नसीम अहमद रिटायर्ड टीचर हैं, जो फैजल और इमरान के बेगुनाह होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं का बेटा दानिश मध्य प्रदेश के पिपरिया से पकड़े गए उन संदिग्धों में शामिल है जो ट्रेन ब्लास्ट के मामले में आरोपी हैं। ये इमरान और फैजल आपके बेटे हैं? जी जी जी। ये जो इनके ऊपर आरोप लगे, इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। गलत है। फैजल है, ये क्या करता था? फैसल यहाँ दुकान किए हुए है। अच्छा, इसकी शादी हो गई है? नहीं, इसकी शादी और नहीं। इमरान शादी हो गई है। उसके कितने बच्चे हैं? उसके एक लड़की है, भी हमारा बेटा है, लेकिन वो यहाँ से नाराज होके चला गया था। आपसे नाराज होकर गया था दानिश? नहीं, हमने डांटा था। अब वो किस बात पे डांटा था? कि काम नहीं करता था। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट के केस में कल पकड़े गए दानिश के बारे में भी ठीक वही बात नसीम अहमद ने की जो बात लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता सरताज ने की है कि ये 2-2.5 महीने पहले घर छोड़कर भाग गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार आपस में रिश्ते में भी जुड़े हैं। सवाल बड़ी चिंता का है कि क्या सैफुल्लाह जैसे आतंकी खुद ही आतंक के रास्ते पर चले हैं या फिर ऐसे लड़कों को आतंक के रास्ते में लाने वाले कौन हैं? आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट से लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर तक और फिर यूपी में कानपुर से लेकर छोटे छोटे शहरों में आतंक की ब्रिगेड के संदिग्ध लड़कों का पकड़ा जाना, ये किसी बड़े प्लान की तरफ इशारा करता है, जिसके लिए कल एमपी में हुआ ट्रेन ब्लास्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस की तरह ही देखा जा सकता है। ये पूरा घटनाक्रम समाज के लिए भी और सिस्टम के लिए भी अलर्ट करने के साथ साथ आत्ममंथन करने का सवाल भी है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ मौसमी सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इस पूरे घटनाक्रम पर जो चिंतित कर देने वाले सवाल उठ रहे हैं, आइए वो अब हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकवादी दानिश 2 महीने से घर से गायब था। लखनऊ एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी सैफुल्लाह भी 2 महीने से घर से गायब था। इन आतंकवादियों के घर वालों का दावा है कि इन्हें इनकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। परिवार वालों ने कभी ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर उनके लड़के क्या कर रहे हैं। और यही हाल कानपुर, इटावा, उन्नाव, औरैया से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों के आसपास के लोगों का भी रहा है। सैफुल्लाह लखनऊ की जिस ठाकुरगंज इलाके की हाजी कॉलोनी में रहता था, वहां पर भी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सैफुल्लाह और उसके साथी अपने मोहल्ले में न किसी से बात करते थे और न ही लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। अक्सर ये लोग अपने कमरे में बंद रहते थे। सैफुल्लाह की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में किसी ने कभी पूछने जानने की कोशिश तक नहीं की। किराए पर कमरा भी बिना सत्यापन के दे दिया गया। यहाँ तक कि सैफुल्लाह के कमरे के सामने ही दूसरे कमरे में किराए पर रहने वाला परिवार भी इन लड़कों की हरकतों से बिल्कुल अनजान था। पुलिस की स्थिति ये थी कि सैफुल्लाह का एनकाउंटर शुरू होने से 5 घंटे पहले पुलिस इसी मकान के पास एक घरेलू झगड़ा निपटाने आई थी।
हाजी कॉलोनी में जब एनकाउंटर हो रहा था तो तमाशबीनों की भारी भीड़ लग गई। मकान के सामने सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर लोग खड़े हुए थे। पुलिस भीड़ को भगाती रही, लेकिन भीड़ बार बार तमाशा देखने के लिए एनकाउंटर की जगह पर इकट्ठा हो रही थी। पुलिस और एटीएस का हाल ये था कि ऑपरेशन के बीच में ही मीडिया के कैमरों के सामने एनकाउंटर की बातें बताई जा रही थी। अधिकारी बता रहे थे कानपुर में ये सब हो रहा था। ये हाल था उस वक्त जब रहमानी मार्केट में पुलिस ने इसी केस में शकील नाम के संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस उसे पकड़ने गई। दुकानदारों ने वहां पर भी हुड़दंग मचा दिया। कानपुर में हुड़दंग करके पुलिस पर पत्थर चलाकर इन लोगों ने शकील को भागने का मौका दिया और शकील भाग गया। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन ब्लास्ट के बाद लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों से जो संदिग्ध आतंकवादियों की ब्रिगेड का खुलासा हुआ है वो वाकई डरा चैन कर देने वाला है और ये समाज और सिस्टम के लिए आत्म मंथन करने वाला खुलासा है, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें अगर छोटे छोटे शहरों और कस्बों में जमनी शुरू हो गई तो फिर ये पूरे देश को अलर्ट कर देने वाला है। अब सवाल यह है कि इन संदिग्ध आतंकवादियों के पीछे आखिर कौन है? इन्हें आतंकवाद की ब्रिगेड बनाने के लिए और बनने के लिए कौन कह रहा है? जब पूरा मकान उसका खोल के देखा गया तो उसके अंदर से काफी लंबी तादाद में असले, कुल मिला के 8 पिस्टल्स, 600 से अधिक कार्ट्रिजेस, एमुनिशन, 62 फायर्ड जो उन्होंने फायर किए थे कारतूस के खोखे वो बरामद हुए। उसके साथ साथ बॉम्ब बनाने के उनके इंस्ट्रूमेंट्स, छर्रे, टाइमर्स, इसके अलावा वायर्स, टेप्स और अन्य चीज़ें जो बॉम्ब बनाने में काम आती हैं वो बरामद हुई। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड तथा कैश बरामद हुआ। इसके साथ साथ 3 पासपोर्ट भी उनके पास से बरामद हुए। करीब 11 घंटे तक यूपी एटीएस के कमांडोज और यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की पूरी टीम को सिर के बल खड़ा कर देने वाले आतंकी सैफुल्लाह ने बार बार कहने के बावजूद सरेंडर नहीं किया और अंदर से करीब 60 राउंड फायरिंग की। सैफुल्लाह सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उस पर मिर्च बम और टीयर गैस के गोले छोड़े गए, छत काटी गई और करीब 2:30 बजे जब मकान की पिछली दीवार को काटकर एटीएस मकान में घुसी तो उसे सैफुल्लाह की लाश मिली। लखनऊ की हाजी कॉलोनी का यही वो घर है जहां पे एटीएस ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप अगर इसके पीछे का साइड देखें तो यहाँ पे एक भी खिड़की आपको नजर नहीं आएगी। पत्थर ईंट लगी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पर इतनी बड़ी दीवार है इसमें एक भी खिड़की नहीं है, कहीं से रोशनी जाने का जरिया नहीं है। और अगर ये जो गड्ढा आप जो देख रहे हैं बड़ा सा बनाया हुआ और एक छोटा गड्ढा ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये वो गड्ढा है जिसके जरिए रात के 2:30 बजे एटीएस ने कैमरा डाला था। पहले इसको ड्रिल किया गया और इसको ड्रिल करने के बाद यहाँ से कैमरा डाला देखने के लिए कि आखिर आतंकी अंदर क्या हरकत कर रहा है। लखनऊ के हाजी कॉलोनी के जिस घर में आतंकी सैफुल्लाह था उसमें हथियार, कारतूस, बम बनाने का सामान, 2 लैपटॉप, बम बनाने की वीडियो, आतंकवादी विचारों से जुड़ी सामग्री, नक्शे और दूसरे सामान मिले। सैफुल्लाह इस घर के एक कमरे में पिछले कुछ महीने से ही अपने उन 3 साथियों के साथ किराए पर रह रहा था जो कल मध्य प्रदेश के शाजापुर में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के केस में मध्य प्रदेश के पिपरिया से पकड़े गए। ये 4 लोग इस घर पे कुछ दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहे थे और लगातार आपस में मिलते थे, रहते थे और क्षेत्र की रैकी करते थे। इनके द्वारा कल ही यानी कि 7 तारीख को, जैसे कि आप जानते हैं, शाजापुर मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर में एक आईईडी, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर वहां पर एक ब्लास्ट किया जिसके कारण कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हुए। करीब 3 महीने से सैफुल्लाह इस घर के कमरे में किराए पर रहता था।
घर का मालिक दुबई में रहता है। किसी ने किराएदार के बारे में जानकारी नहीं ली। जिस घर में सैफुल्ला रहता था उसी घर में महबूब अली भी अपने परिवार के साथ रहते थे। महबूब अली बस ड्राइवर हैं और 3-4 महीने पहले वो भी इसी घर में किराए पर आए थे। बीच में गैलरी है, दोनों तरफ मकान है, बीच कमरे हैं, आगे 2 कमरे हैं, बीच में आंगन है, पीछे फिर 2 कमरे हैं। आगे के जो कमरे हैं वो मैं ले रखा हूँ। 2 कमरों में आप रहते थे? जी जी। और बीच में जो आंगन है, आंगन के बाद 2 कमरे हैं। एक कमरे में वो रह रहा था सैफुल्ला, जो अभी आतंकवादी बताया गया, सैफुल्ला जी। और एक कमरा, चौथा कमरा खाली था। हाजी कॉलोनी के इस घर में सैफुल्ला का कमरा कभी कभार ही खुलता था। ये लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। ये खुद को स्टूडेंट बताते थे और पढ़ाई के नाम पर ही किराए पर कमरा ले रखा था। अगर इनकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में कोई भी जरा भी शक कर लेता और जानने की कोशिश करता तो शायद ये पहले ही पकड़ लिए जाते। ये आतंक की वो ब्रिगेड थी जिसमें लखनऊ, कानपुर, इटावा, उन्नाव और आसपास के जिलों के लड़के शामिल थे। कानपुर से पकड़ा गया आतिफ इस आतंक की ब्रिगेड का लीडर था। जो मेन लीडर है वो गिरफ्तार हो चुका है और जो हार्ड एंड क्रिमिनल हैं वो आपको जैसे मालूम है कि एक एक्सचेंज ऑफ फायर में मारे जा चुके हैं। बेसिकली ये लोग लगातार जो सोशल मीडिया पर जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको लगातार ये पढ़ते थे और उससे ये लोग गाइड होते थे, रेडिकलाइज्ड होते थे, इंडोक्ट्रिनेट होते थे। उनको इन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया और उसी राह पर ये लोग चलने लगे। ये वाकई बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि यूपी के आतंक की ये जो ब्रिगेड पकड़ी गई है उसमें ज्यादातर 12वीं पास या ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए ISIS से प्रभावित होकर खुद की आतंकी ब्रिगेड बना ली। इनकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में परिवार और पड़ोसी तक अनजान रहते हैं। कि हम लोगों के मोहल्ले से काफी परिचित था, काफी निहायती शरीफ फैमिली है, कोई किसी प्रकार की किसी गतिविधि में इन लोग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे लखनऊ में किराए पर रह रहे सैफुल्ला के बारे में कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और न ही उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर शक किया, वैसे ही कानपुर में आतंक की ब्रिगेड के जो लड़के पकड़े गए उनके परिवार वाले और पड़ोसी भी बेखबर दिखे। यही हाल इटावा के कस्बे लखना से पकड़े गए एक ही परिवार के फखरे आलम और फैज आलम के परिवार का भी है। 2 लोग आए, उन्होंने गाड़ी पे बिठाया और लेके चले गए। वो ये पूछते रहे किस वजह से ले जा रहे, तो ये कुछ नहीं बताया कि हम किस वजह से ले जा रहे हैं। ये परिवार, समाज और सिस्टम सभी को अलर्ट करने वाली खबर है क्योंकि अगर लखनऊ के घर में किराए के कमरे में सैफुल्ला जैसे आतंकी बम बनाने का काम कर रहे थे और पड़ोस के कमरे में रहने वाला व्यक्ति तक किसी खबर और भनक नहीं लगी और ना ही किसी ने इस तरह की गतिविधियों के बारे में शक किया और ना ही परिवार वालों ने इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश की, तो सवाल खुद से भी पूछने चाहिए। सिस्टम की तो आदत ही है कि उसकी नींद तभी टूटती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके के साथ ही ISIS ने भारत में आतंक की दस्तक दे दी है, जिसे अनसुना करने की भूल कर भी नहीं की जा सकती। क्योंकि भले ही ट्रेन में धमाके की तीव्रता कम रही हो, लेकिन पकड़े गए ISIS आतंकवादी यह कबूल कर चुके हैं कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था। उनका इरादा तो भारत के शहर शहर में हमला करने का था। भारत में ISIS लंबे समय से अपनी जड़ें जमाने में जुटा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय समय पर ISIS समर्थकों की गिरफ्तारियां इसकी गवाही भी दे रही थी। लोकसभा में पेश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 के अंत तक भारत में अलग अलग राज्यों में ISIS के 68 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ISIS के 50 समर्थकों को तो पिछले 1 साल के दौरान गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा 11 ISIS समर्थक महाराष्ट्र और तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए, जबकि कर्नाटक में 7 ISIS समर्थक पुलिस की गिरफ्त में आए। इसके अलावा केरल में 6, उत्तराखंड में 4, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 2 ISIS समर्थक पकड़े गए। दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी एक ISIS समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। ये आंकड़े भारत में ISIS के नेटवर्क की बढ़ती कवरेज की गवाही देते हैं और अब तो भारत में ISIS की मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने वाली घटनाएं भी हो रही हैं। और इसीलिए अब इस गुमान से हमें बाहर निकलना होगा कि भारत में ISIS का कोई खतरा नहीं है। खतरा है और वो भी
बहुत बड़ा। देश में आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते रहे। देश के कोने कोने से आईएसआईएस के समर्थक गिरफ्तार किए जाते रहे। आईएसआईएस की फौज में शामिल होने के लिए भारतीय नौजवान भागकर सीरिया जाते रहे। विदेशी खुफिया एजेंसियां भारत में आईएसआईएस के पांव पसारने की चेतावनी जारी करती रही, लेकिन भारत की देशभक्त सरकार कहती रही कि भारत में आईएसआईएस की दाल नहीं गल रही। मुझे आईएस का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। जब देश के गृह मंत्री कहे कि भारत में आईएसआईएस का कोई खतरा नहीं है, तो यकीन करना तो बनता है। लेकिन भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका करके आईएसआईएस ने भारत के इस यकीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इसकी धमक देशव्यापी थी। तो अब ये गुमान पालना बेमतलब है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भारत में मौजूदगी नहीं है। इसलिए अब ये समझिए कि आईएसआईएस ने भारत में अपने पैर कैसे जमा लिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस की ब्रेन वॉश ब्रिगेड भारत के नौजवानों को बरगला रही है। आईएसआईएस समर्थक इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं। कुछ वक्त पहले अफशान जबीन नाम की इस महिला को दुबई से डिपोर्ट करके हैदराबाद लाया गया। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि अफशान भारत में आईएसआईएस की भर्ती मैनेजर थी। खुफिया एजेंसियों की माने तो अफशान फेसबुक के जरिए भारत में नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती के लिए बरगलाती थी। उसके फेसबुक ग्रुप से 2500 भारतीय युवा जुड़े हुए थे। अफशान ने कम से कम 50,000 फेसबुक यूजर्स को आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वाली सामग्री बांटी और फिर 30 भारतीयों को आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस की ब्रेन वॉश ब्रिगेड अब तक करीब 100 भारतीयों को आईएसआईएस ज्वाइन करवा चुकी है। तो एक रेडिकल कंटेंट प्रोवाइडर जो कंटेंट वहां देता है, ऑनलाइन पोस्ट करता है, और दूसरा है जो व्यक्ति उसको एक्सेस करता है। तो रेडिकल कंटेंट को एक्सेस करने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारे हैं। रेडिकल कंटेंट पर जाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो यहाँ का वो जो ग्राउंड वर्क तैयार होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। यह ग्राउंड वर्क है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कि जिहादी फिलॉसफी प्रीच कर रहे हैं, हार्डलाइन फिलॉसफी प्रीच कर रहे हैं, जो जिहादी मेंटालिटी प्रीच कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रोकना पड़ेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अब ये समझना भी जरूरी है कि आईएसआईएस की नजरें देश के किन नौजवानों पर गड़ी हुई हैं। इस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की रिपोर्ट रोशनी डालती है, जिसके मुताबिक साल 2016 के दौरान आईएसआईएस के 50 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से नौजवान इंजीनियर थे। गिरफ्तार किए गए 80% आईएसआईएस समर्थक कम से कम 12वीं पास थे। पकड़े गए आईएसआईएस समर्थकों में से 12 डिप्लोमा होल्डर थे, जबकि 3 पोस्ट ग्रेजुएट थे। जबकि गिरफ्तार किए गए 9 आईएसआईएस समर्थक उच्च मध्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे। मतलब ये कि आईएसआईएस भारत में ऐसे नौजवानों को टारगेट कर रहा है जो पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। रेडिकलाइजेशन का इस तरीके से हो रहा है साइबर स्पेस में कि एक साथ वो लाखों बच्चों को एक्सेस कर सकता है। इसको रोकने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो साइबर स्पेस में जो टेररिस्ट कंटेंट पोस्ट होता है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और पुल डाउन करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे पास जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पास साइबर सेल्स हैं, लेकिन वो साइबर सेल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। अब जरा गौर कीजिए, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाने वाले, लखनऊ एनकाउंटर में मरने वाले और हमले की साजिश रचने वाले आईएसआईएस आतंकवादियों में एक भी तो विदेशी नहीं है। ये साबित करता है कि भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए आईएसआईएस को सीरिया छोड़कर भारत आने की जरूरत नहीं है। कि यह ग्रुप बहुत सारे लोकल ग्रुप्स को ऑटोनॉमी देता है कि अपने तैयार आप प्लान करें और स्ट्राइक करें। वो टोटल सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। आइडियोलॉजी सेंट्रल है, मोटिवेशन सेंट्रल है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल वो डिसेंट्रलाइज्ड है।
सीधे शब्दों में कहें तो ISIS को जमीन पर खत्म तभी किया जा सकेगा जब उसके साइबर संसार पर अटैक किया जाएगा। तभी हजारों मील दूर सीरिया में बैठे बैठे भारत में अपने पैर जमाने वाले ISIS की जड़ें कटेंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाका और फिर लखनऊ में एनकाउंटर के बाद भारत में ISIS की मौजूदगी में कोई शक बाकी नहीं रह गया है। इस बीच बार बार एक शब्द सुना जा रहा है, खुरासान मॉड्यूल, जिसे सुनकर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह खुरासान मॉड्यूल है क्या और कैसे काम करता है। तो इसलिए आइए अब हम आपको ISIS के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े सवालों के विस्तार से जवाब देते हैं। ISIS ने 2020 तक पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराने की कसम खाई है, जिसके तहत ISIS ने पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एशिया के बड़े हिस्से, जिसमें भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल शामिल हैं, उसे ISIS ने खुरासान का नाम दिया है। दुनिया के नक्शे में फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े हिस्से को मिलाकर ISIS ने अंदालूस का नाम दिया है और इसी तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों को ISIS ने अलग अलग नाम दिए हैं। 2020 तक दुनिया पर कब्जा जमाने की हसरत रखने वाला IS खुरासान इलाके में आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार आतंकवादियों को खुरासान मॉड्यूल कहता है। खुरासान मॉड्यूल के आतंकवादी सीरिया से तमाम देशों में अपने स्लीपर सेल्स के संपर्क में रहते हैं। खुरासान ग्रुप के आतंकवादी हमले की साजिश रचते हैं। तमाम देशों में पहले सदस्यों को सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने और धमाके की ट्रेनिंग देते हैं। भारत में ट्रेन धमाके के आरोप में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सभी ISIS के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं। ढाका के कैफे में आतंकवादी हमले के पीछे भी खुरासान मॉड्यूल का हाथ माना जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे भी ISIS के खुरासान मॉड्यूल का ही हाथ था। दिसंबर 2016 में NIA ने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी करके ISIS के खुरासान ग्रुप के 17 सदस्यों को पकड़ा था। वैसे नाम चाहे जो भी हो, सच तो ये है कि ISIS ने भारत में अपने नेटवर्क के झंडे गाड़ दिए। अगर ISIS के नापाक कदमों को जल्द से जल्द तोड़ा नहीं गया, रोका नहीं गया, तो भारत में ISIS की हमाकत के ट्रेलर लॉन्च होते रहने की आशंका से अब हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए दस्तक पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ।